हेलो प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका अंजलि, ब्रेन अनबॉक्स एकेडमी से। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं ब गद्य भाग बड़े भाई साहब। जैसे आपको देखने से ही पता चल रहा है कि बड़े भाई साहब किताबों से लदे हुए हैं, अर्थात उलझे हुए हैं, पर फिर भी उनके शक्ल से पता चल रहा है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहीं पर छोटे भाई साहब बहुत खुश हैं और पतंगबाजी में लगे हुए हैं। उनके हाथ में पतंग देखकर हमें पता चल रहा है कि वे खेलने कूदने के कितने शौकीन हैं, पर फिर भी वे हमेशा अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको और एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। इस भवन की बुनियाद बहुत मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम वो 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद भी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। इसमें बड़े भाई साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वे एक ही कक्षा में बार बार बैठे रहते थे। अर्थात वे कहना चाह रहे हैं कि वे भवन की बुनियाद को इतना मजबूत बना रहे हैं कि आगे मकान उस पर मजबूत बने और पायदार बने। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीही और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। वे मुझसे बड़े थे, इसीलिए वे मुझे डांट सकते थे, डांट फटकार कर समझा सकते थे। और मेरी शालीनता अर्थात मुझे यही समझाया गया था कि मैं उनसे छोटा हूँ, तो मुझे उनके हुक्म को कानून की तरह समझना पड़ेगा, अर्थात उनका कहना मानना पड़ेगा। वे स्वभाव के बड़े अध्ययनशील थे, अर्थात वे दिन रात किताबों में ही लगे रहते थे। हर दम किताब खोले बैठे रहते, हर समय जब देखो वह किताबें खोलकर पढ़ ही रहे होते थे। और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर, किताब के हाशियों का अभिप्राय है यहाँ पर किताब के साइड में जो जगह होती है वहां पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम, शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। वो एक ही अक्षर को, एक ही वाक्य को बार बार लिखते रहते थे। और कभी कभी तो ऐसी शब्द रचना करते कि ऐसे शब्दों को लिख डालते जिनका ना कोई अर्थ होता और ना ही कोई आपसी सामंजस्य अर्थात मेल जोल। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी। इबारत का अभिप्राय है एक लेख लिखा देखा, जिसको देखकर मैंने उसको समझने की कोशिश की। स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की अर्थात कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालो कि ये सब क्या बना हुआ है। मुझे उसका कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था। मेरे बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं उसमें असफल रहा। और उनसे पूछने का तो साहस मुझ में था ही नहीं, अर्थात मैं उनसे पूछ नहीं सकता था कि यह आपने क्या लेख लिखा है, क्योंकि वह 9वीं जमात में थे और मैं सिर्फ 5वीं में। उनकी रचनाओं का समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़े बात थी। छोटे मुंह बड़ी बात का अभिप्राय है, एक ये मुहावरा है कि जब कि मैं खुद तो छोटा हूँ और मैं बात बड़ी कर रहा हूँ, अर्थात छोटे मुंह बड़ी बात। कि छोटा होने के कारण मैं उनसे पूछ नहीं सकता था कि ये क्या लिखा है। मेरा जी पढ़ने में मत नहीं लगता था। यहाँ जी का अभिप्राय है मन, अर्थात मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताबें लेकर बैठना तो पहाड़ था। पहाड़ मीन्स बहुत मुश्किल लगता था मुझको। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था, अर्थात मैं खेलने के लिए हमेशा तैयार ही रहता था। और कभी कंकरियां उछालता, यहाँ कंकरियों का अभिप्राय है छोटे छोटे पत्थर। कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कभी कोई साथी मिल जाता तो पूछना ही क्या था, फिर तो मेरे को खेलना ही खेलना था। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाते हुए
मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं, अर्थात हम फाटक पर कैसे सवार हो जाते थे, जैसे वो एक कार हो और उसको आगे पीछे करते थे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र अर्थात भयानक रूप देखकर मेरे प्राण ही सूख जाते थे। यहाँ प्राण सूख जाना भी एक मुहावरा है, अर्थात घबरा जाना, डर जाना, कि मैं भाई साहब को देखते ही बहुत डर जाता था। उनका पहला सवाल यही होता था, कहाँ थे? यह है पहला प्रश्न भी है कि भाई साहब हमेशा क्या सवाल पूछते थे छोटे भाई से, तो यही उनका जवाब जवाब होता था कि वे केवल मौन रहते थे। वो हमेशा पूछते थे तुम कहाँ थे, तो उनका जवाब उनके पास नहीं होता था। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था। जब भी छोटे भाई साहब खेल कर घर आते थे तो उनसे पूछा जाता था आप कहाँ हो, पर उनके पास कोई जवाब नहीं होता था, वे केवल चुप रहते थे। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। वे अपने बड़े भाई साहब से इतना डरते थे कि वे नहीं बोल पाते थे कि मैं बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उनके उसके सिवा और कोई इलाज ही नहीं था कि वे स्नेह और रोष के मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। उन्हें मुझ पर थोड़ा प्यार और थोड़ा गुस्सा आता था जो उनके शब्दों में झलकता था। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। यहाँ हर्फ का अभिप्राय है एक अक्षर, अर्थात तुम एक अक्षर भी नहीं सीख पाओगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, ऐरा गैरा नत्थु खैरा भी यहाँ पर एक मुहावरा है, अर्थात कि कोई भी इस काम को कर ले, ऐसा नहीं है। सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। अगर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा अंग्रेजी पढ़ पाता तो वह अंग्रेजी का विद्वान हो जाता। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं। यहाँ पर फिर एक मुहावरा है, रात दिन आंखें फोड़ना, अर्थात बहुत परिश्रम करना और खून जलाना पड़ता है और बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है। तब कभी यह कहीं यह विद्या आती है, अर्थात यह जो अंग्रेजी की पढ़ाई है वह तभी आती है। यहाँ विद्या अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए बोला गया है। हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते और अगर तुम्हें आ भी जाएगी तो वह शुद्ध नहीं आएगी, अर्थात तुम उसको ठीक तरह से नहीं बोल पाओगे। बोलना तो दूर रहा, मैं तो कहता हूँ तुम कितने घोगा हो कि मुझे देख कर भी सबक नहीं लेते हो, अर्थात मूर्ख हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। वे कहते हैं कि तुम कैसे मूर्ख हो कि तुम अपनी आंखों से देखते हो कि मैं दिन रात पढ़ रहा हूँ, इसके बावजूद भी तुम नहीं पढ़ते हो और खेलने पर ही ध्यान देते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। वे कह रहे हैं इतना देखने के बाद भी अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो यह तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? कभी भी तुमने कहीं मेले तमाशे में मुझे देखने जाते देखा है? मुझे देखा है कि मैं इधर उधर घूमकर अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं भटकता, अर्थात मैं उसके आसपास भी नहीं जाता, हमेशा ही पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी एक दर्जे को 2 या 3 साल में ही पार कर पाता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो, अर्थात तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम तो खेल कूद में वक्त गवा दोगे और फिर भी तुम पास हो जाओगे? वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम दिन रात खेलोगे और फिर भी तुम्हारे अच्छे अंक आ जाएंगे या तुम पास भी हो पाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुमने इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। तुमने खेलते ही रहना है तो घर चले जाओ और वहीं पर गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपयों को क्यों खराब करते हो? यहाँ पर गाड़ी कमाई का अभिप्राय है मेहनत की कमाई, अर्थात हमारे दादाजी ने जो इतनी मेहनत करके रुपए कमाए हैं और अब हमें पढ़ा रहे हैं, तुम उनके रुपयों को या तुम उनके पैसों को क्यों खराब करते हो?
मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जब मुझे मेरे बड़े भाई साहब डांटते तो यह लताड़ सुनकर अर्थात उनकी डांट सुनकर मैं आंसू बहाने लगता, अर्थात मैं रोना ही शुरू कर देता। मैं क्योंकि जवाब ही नहीं था, मेरे पास कोई और जवाब ही नहीं था। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, तो लताड़ कौन सुने, अर्थात डांट तो मेरे को ही सहनी पड़ेगी। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। उपदेश की कला में निपुण का अभिप्राय है कि वो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ डांटते रहते थे या समझाते रहते थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते थे। यहाँ लगती बातों का अभिप्राय है चुभती या जो मुझे दर्द देती थी। ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते। अब उन्होंने यहाँ पर शब्दों को बाण कहकर प्रयोग किया है, अर्थात वो ऐसे शब्दों के बाण चलाते थे कि मेरे जिगर अर्थात मेरे मन के या मेरे दिल के टुकड़े ही हो जाते और हिम्मत ही टूट जाती। इस तरह जान तोड़ कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में नहीं पाता था। अर्थात बड़े भाई साहब जितना अधिक पढ़ते थे, मुझे लगता था कि मैं उतना तो कभी पढ़ ही नहीं सकता। और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर ही चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मेरे बूते के बाहर का अभिप्राय है कि जो काम मैं नहीं कर सकता उसको मैं शुरू ही क्यों करूं, अर्थात मैं अपनी जिंदगी उसमें खराब ही करूं। इससे अच्छा तो मैं गांव ही चला जाऊं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था। मैं मूर्ख सही हूँ कि अगर मुझे कोई कहे कि तुम मूर्ख हो, अनपढ़ हो, लेकिन मैं बड़े भाई साहब जितनी मेहनत नहीं कर सकता, क्योंकि लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर ही आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते या हट जाते तो मैं इरादा करता कि अब आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, अर्थात बहुत अधिक पढ़ूंगा। तभी चटपट एक जल्दी से झटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए फिर कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करें। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती, क्योंकि टाइम टेबल बनाने से जो हमें खेलने कूदने की मद होती है, आदत होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब मैथमेटिक्स, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल अर्थात जियोग्राफी, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना अर्थात घूमना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय अर्थात अलग अलग विषय, फिर विश्राम। ये उसका मैं टाइम टेबल बनाया। लेकिन टाइम टेबल बना लेना अलग बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। हम अधिकतर टाइम टेबल बना लेते हैं कि हम कल से ऐसा पढ़ेंगे, लेकिन हम वो पढ़ नहीं पाते, अमल नहीं कर पाते, अर्थात हम उस पे कंटिन्यूस काम नहीं कर पाते कि हम वो काम कर सकें। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है, अर्थात पहले ही दिन मैं उस टाइम टेबल को इग्नोर करना शुरू कर देता हूँ, अवहेलना करनी शुरू कर देता हूँ, अर्थात मैं पालन नहीं करता हूँ उसका। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है था। जैसे मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे खेलने की याद आनी शुरू हो जाती और वहां जाकर तो मैं सब कुछ भूल जाता, और जैसे मैं खेलने जाता तो फिर मैं खेलता ही जाता था, मुझे पढ़ने की सुध बुध ना रहती। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद ना रहती, और भाई साहब की नसीहत और फजीहत का तो कहना ही क्या। मैं उनके साय से भी भागता था, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले, अर्थात जैसे ही मैं दबे पाव खेलने के बाद घर में आता था तो मैं जैसे ही वो मेरी तरफ देखते थे कि मैं घर वापस आ गया हूँ, तो मैं जैसे कमरे में आ गया हूँ तो मेरे प्राण ही निकल जाते थे। हमेशा सर पर एक नंगी तलवार सी लटकती रहती।
नंगी तलवार भी एक मुहावरा है। फिर भी मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद को तिरस्कार ना कर सकता था, अर्थात मैं खेलकूद से खुद को रोक नहीं पाता था। इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। जब इस बार के पेपर हुए तो भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया, और यहाँ तक कि मैं तो फर्स्ट ही आ गया। मेरे और उनके बीच में अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। जो पहले 3 साल का था वो अब 2 साल का रह गया है। जी मैं आया बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। आड़े हाथों लूँ का अभिप्राय है कि उन्हें डांटूं या उन्हें बताऊं, कि अब बताऊं, उन्हें ये कह सकूं कि आप तो मुझे दिन रात डांटते रहते थे और अब क्या हुआ, अब तो आप ही फेल हो गए। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे में खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। अर्थात मेरे को उनके लिए मन में इतनी हमदर्दी थी कि अगर मैं उन्हें अब कुछ भी सुनाऊंगा तो मुझे ऐसे लगेगा कि जैसे मैं उनके घाव पर नमक छिड़क रहा हूँ। इस मुहावरे का अभिप्राय है जैसे कोई व्यक्ति पहले ही दुखी है और उसको और अधिक दुखी करना। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान तो हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। अब मेरा आत्मसम्मान बढ़ गया कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। भाई साहब का वह रोब मुझ पर नहीं रहा। अब वह मुझे डांट नहीं रहे थे। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। अब मैं आराम से खेलने कूदने जाने लगा। अब मेरा दिल मजबूत हो गया था क्योंकि अब मैं पास हो चुका था और वो फेल हो चुके थे। अगर उन्होंने फिर मेरी हजीफत की तो साफ कह दूंगा। और वे मन में सोच रहे थे कि अगर अब मुझे उन्हें डांटा तो उन्होंने मुझे डांटा तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि आप तो फेल हो गए हैं। आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? तीर मार लिया भी एक मुहावरा है, अर्थात आपने कौन सा बहुत बड़ा कार्य कर लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, कि मैं तो खेलता भी रहा और फिर भी मैं प्रथम आ गया। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। मैं उनको जबान से अर्थात मुंह से बोलकर तो कुछ नहीं कह पा रहा था, लेकिन मेरे रंग ढंग से अर्थात मेरे तरीके से अर्थात मैं जितनी आज़ादी से अब खेलने कूदने जा रहा था उससे साफ पता चल रहा था कि भाई साहब का वह आंतक अर्थात रौद्र रूप या भयानक रूप जैसे वे मुझे डांटते थे वह अब मुझ पर नहीं रहा था, अर्थात अब मैं वह नहीं सुनने वाला था। भाई साहब ने भी इसे भांप लिया। भाई साहब भी समझ गए थे कि अगर अब मैं फेल हो गया हूँ तो अब वह मेरी नहीं सुन रहा। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार ही खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। इस बार उन्होंने मुझे डांटना फिर से शुरू कर दिया और कहा कि क्या तुम्हें लग रहा है कि इस बार तुम पास हो गए हो तो तुम क्या अगली बार भी पास हो जाओगे? यह जो तुम्हारी अव्वल आना है या यह जो तुम पढ़ाई में अच्छे नंबर ले आए हो तो वह तुम्हारे दिमाग पर ही चढ़ गया है, अर्थात तुम्हें इतना घमंड हो गया है। घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है, अर्थात घमंड तो किसी का भी नहीं रहा। तो तुम क्या चीज हो? इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। वे कहना चाह रहे हैं कि इतिहास में रावण का क्या हाल हुआ वो तो तुमने देखा ही होगा। उसके चरित्र में तुम्हें कौन सा संदेश लिया? यों यों पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो और उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं का वो चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्यों का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा थे।
संसार के सभी महीप उसे कह देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उनका अंत क्या हुआ? घमंड ने उनका नाम निशान तक मिटा दिया, क्योंकि उससे एक चुल्लू पानी देने वाला भी अब एक मुहावरा है, नहीं बचा। और आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, आदमी और कोई भी बुरा कार्य करे, पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अर्थात अभिमान करना एक बहुत ही बड़ा कुकर्म है। अभिमान किया तो दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा, उसे भी अभिमान हुआ था। ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। वे कह रहे हैं कि अभिमान करने वाला तो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाया है, अर्थात उसका अंत होना निश्चित है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक तक ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। अर्थात अब तुम सिर्फ एक कक्षा पढ़कर भी यह कह रहे हो कि तुम बहुत अच्छे अंकों से पास हो गए हो और वह तुम्हारे सिर पर भी चढ़ गई है, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। अर्थात तुम आगे नहीं पढ़ पाओगे। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक हाथ लग सकती है। उनका कहने का अभिप्राय है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई, अर्थात किसी कम व्यक्ति को कोई बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त हो गई हो तो वो सिर्फ एक बार हो सकता है, वह बार बार नहीं होने वाला है। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह कोई सफल खिलाड़ी है, अर्थात वह सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई भी निशाना खाली ना जाए, अर्थात तुम हमेशा ही प्रथम आओ। तो मैं इस बात को मानूं, एक बारी अचानक से अगर तुम अच्छे अंक ले आए हो तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि तुम बहुत अव्वल हो। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों तले पसीना आ जाएगा, अर्थात तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जब तुम मेरे दर्जे में आओगे, अर्थात मेरी कक्षा में आओगे। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, यहाँ लोहे के चने चबाना मुहावरा है, अर्थात बहुत मुश्किल काम करना। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना कोई आसान काम नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी ने किस समय में किया है, यह याद कर लेना तो आसान समझते हो तुम। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा तो सब नंबर गायब, सफ़ा चट, सिफर भी ना मिलेगा, अर्थात तुम्हें उसके लिए 0 अंक भी नहीं मिलेंगे। सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम हुए हैं, कोड़ियों चार्ल्स हुए हैं। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन भागों का नाम भी ना जुड़ते हैं। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंचुम लगाते चले गए हैं। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अब ज की जगह अगर अ जब लिख दिया तो सारे ही नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है। मुमतहिनों अर्थात अध्यापकों से कोई नहीं पूछता कि अ ब ज और अ ज ब में क्या कोई फ़र्क है। और व्यर्थ की बात अर्थात बेकार की बातों के लिए छात्रों का खून करते हैं, अर्थात उन्हें नंबर नहीं देते हैं। वे दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें अंक नहीं मिलते हैं अगर अ ब ज की जगह अ ज ब हो जाए। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, अर्थात हमने दाल चावल और रोटी खाए या चावल दाल और रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तकों में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रंटत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के
पढ़ने से क्या फ़ायदा। अर्थात वह कहना चाह रहे हैं कि इन बेसिर पैरों की बातें अर्थात बेकार की बातों को पढ़ने से ही क्या हमें शिक्षा आ जाएगी। इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे क्या प्रयोजन था। तो इसका कोई फायदा नहीं। दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा अर्थात 4 गुना हो जाएगा, या आधा ही रह जाए मेरी बला से अर्थात मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो 2 गुना हो जाए या आधा रह जाए, लेकिन परीक्षा में पास तो होना है ना। तो यह खुराफात सब याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। अर्थात ये बात सबको ही पता है कि समय में अगर हम काम को पूरा करते हैं तो वह काम हमेशा अच्छा होता है। पर अगर उस पर कहा जाए कि 4 पृष्ठ का आप ऐसे लिख दीजिए तो वह नहीं लिखा जाएगा। समय से क्या होता है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात को कोई 4 पन्नों पर कैसे लिख पा। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत कहूँगा अर्थात बेवकूफ़ी कहूँगा। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है, और ये काम करके तो हम समय का दुरुपयोग करेंगे। व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए जैसे। आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है, हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको तो 4 पन्ने रंगने ही पड़ेंगे। चाहे जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के अर्थात बड़े पन्नों पर अर्थात पूरी तरह से उन पन्नों को भरा हो। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। इधर 4 पन्नों के बाद भी उसको संक्षेप में लिखने को कह रहे हैं। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से काम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भरी दौड़िए, तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं है कि उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव भी मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। अगर तुम इस छोटी कक्षा में अगर प्रथम आ भी गए हो या अच्छे नंबर से पास हो भी गए हो तो तुम्हारे पैर तो मानो जमीन पर ही नहीं रह रहे अर्थात जैसे तुम हवा में ही उड़ने लगे हो। अर्थात तुम खुद को ही सब कुछ समझने लगे हो। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। मैं फेल भी हो गया हूँ लेकिन मैं तुमसे हमेशा बड़ा ही रहूँगा। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए अर्थात उसे गांठ बांध लीजिए, वरना तुम पछताओगे, नहीं तो तुम पछताओगे। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह संदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब मुझे भोजन खाने को मिला तो वह स्वाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा डांट पड़ चुकी थी और मुझे उपदेश दिए जा चुके थे। जब पास होने पर मुझे यह तिरस्कार हो रहा है अर्थात मुझे इतनी डांट पड़ रही है, तो अगर मैं फेल हो जाता तो शायद प्राण ही ले लिए जाते अर्थात मुझे मार ही दिया जाता सुना सुना कर। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का यूं भयंकर चित्र खींचा था कि उससे मैं भी भयभीत हो गया था अर्थात मुझे भी डर लग रहा था। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों ही बनी रही। अर्थात मैं रोज डांट सुनता था तो भी मुझे पढ़ने में रुचि नहीं होती थी अर्थात मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था, और खेल कूद का अवसर तो मैं हाथ से ना जाने देता। पढ़ता भी लेकिन बहुत कम, बस इतना ही कि मेरा रोज का टास्क पूरा हो जाए अर्थात मैं रोज का काम कर पाऊँ
और दर्जे में जलील ना होना पड़े, और मुझे स्कूल में या कक्षा में बच्चों के आगे जलील ना होना पड़े, मेरी बेइज्जती ना हो। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया था। अर्थात प्रथम आने पर जो मुझे विश्वास पैदा हो गया था वह अब समाप्त होता जा रहा था। फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। अब मैं फिर से छुप कर ही खेलने लगा था, अर्थात फिर से चोरों का जीवन जीने लगा था। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत की पर ना जाने मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मैंने इस बार भी बहुत अधिक मेहनत नहीं की थी, पर फिर भी मैं दर्जे में फिर से प्रथम आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। मैं हैरान था कि भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, तो अपना जी जान लगाकर पूरी तरह से मेहनत की। कोर्स का एक एक शब्द जैसे वे चाट गए, अर्थात उन्होंने इतना अधिक पढ़ा कि वह उनके दिमाग में बस गया। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गए थे। अर्थात वे जब देखो, मैं जब भी उन्हें देखता था वे मुझे पढ़ते हुए ही नजर आते थे, पर अब उनकी मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, अर्थात उनका चेहरा मुरझा गया था, उनका तेज समाप्त हो गया था, क्योंकि वे फेल हो गए थे। मुझे इन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वे रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अर्थात उनके रिजल्ट को देखकर, उनके कम अंकों को देखकर मैं अपना भी प्रथम आना भूलकर रोने लगा। अपने पास होने की तो खुशी आधी हो गई थी। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले, अर्थात भाग्य को कौन टाल सकता था। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक ही दर्जे का और अंतर रह गया था, क्योंकि वह एक बार फिर से फेल हो गए थे, तो अब हमारे बीच में अंतर 1 साल का रह गया था, जो पहले 3 साल का था। मेरे मन में एक कुटिल भावना आई कि भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर ही हो जाऊं। मेरे मन ने सोचा, अर्थात मेरे मन में एक बुरी बात आई कि अब 1 साल भाई साहब और हो जाएंगे तो मैं फिर उनके 1 साल भाई साहब फिर से फेल हो जाएंगे तो मैं उनके बराबर ही हो जाऊंगा। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे, अर्थात मुझे डांट सकेंगे। लेकिन मेरे इस विचार को अपने मन में बलपूर्वक निकाल डाला। मैंने अपने मन से इस विचार को बाहर निकाल फेंका। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते थे। वे मेरे हित के लिए या मेरे अच्छे के लिए ही मुझे हमेशा उपदेश देते थे। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का असर था कि मैं दनादन, अर्थात मैं हमेशा से यह कंटिन्यूस पास होता जा रहा हूँ और मेरे नंबर भी इतने अच्छे आ रहे हैं। अगर वे मुझे नहीं डांटते, वे मुझे बार बार पढ़ाने नहीं बिठाते, तो मैं अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाता। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे, क्योंकि वे 2 बार फेल हो गए थे, तो अब वे नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, अर्थात मुझे उन्होंने नहीं डांटा। शायद वे खुद समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा है, या रहा भी है तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, अर्थात मैं अब थोड़ा बहुत खेलने जा सकता था। वे मुझे कम डांट रहे थे। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, अर्थात मैं कम पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर तो बलवान है, अर्थात मेरा भाग्य बलवान है कि मैं कम पढ़कर भी अच्छे अंक ला सकता हूँ। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, अब वह भी बंद हो गया। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। मैं पतंगे उड़ाने में ही दिन रात लगा रहता था, और अब सारा समय पतंगबाजी को ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, अर्थात सम्मान करता था, और उनकी नज़र बचाकर ही कनकोए उड़ाता था। वे कहना चाह रहे हैं कि मैं भाई साहब का सम्मान किस तरह से करता था, कि मैं पतंगबाजी उनसे छुप कर ही करता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब मैं छुप कर ही करता था। मैं भाई साहब का यह संदेह नहीं होने देना चाहता था कि मैं उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कुछ कम हो गया था, अगर वह फेल हो गए हैं तो मैं
उनका सम्मान कम कर रहा हूँ। एक दिन संध्या समय हॉस्टल में दूर से एक कनकोआ लूटने बेहताश दौड़ा जा रहा था। एक दिन शाम के समय जब हॉस्टल में एक पतंग को लूटने के लिए मैं बिना देखे इधर उधर दौड़े ही जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। वे खुद को ये कह रहे हैं कि अब मैं बेसुध जो दिन रात खेलने में व्यतीत रहता था, तो मैं अब पतन की ओर, अर्थात मैं कमजोर होता जा रहा था, अर्थात मैं पढ़ नहीं रहा था, तो मेरा पतन निश्चित था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन में नए संस्करण ग्रहण करने जा रही हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर कोई नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। यहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम है, ना गाड़ियाँ हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, पर अचानक ही मुझे सामने मेरे बड़े भाई साहब ही मिल गए। वह शायद बाजार से किसी काम से लौट रहे थे। उन्होंने मेरा वहीं पर हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, अर्थात गुस्सा करके बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ धेले के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कोई लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में हो गए हो? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही कि तुम अब कोई छोटे बच्चे नहीं हो? अब तुम 8वीं जमात में हो गया था, बहुत बड़ी कक्षा में हो गए हो। अब तुम्हें बहुत ही मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अब तुम मुझसे केवल एक ही दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलिचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के मैजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर या समाचार पत्रों के संपादक भी हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी महातहती में काम करते हैं, अर्थात उनके नीचे काम करते हैं। और अब तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो, अर्थात पतंगों के पीछे भाग रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। अर्थात तुम इतने कम अकल के बेअकल कैसे हो सकते हो? तुम जहीन हो, तुम इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई भी शक नहीं है। तुम अव्वल हो, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन ऐसे जहीन होने का कोई भी क्या लाभ नहीं है। यह जहन किस काम का जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महजब एक दर्जा ही तो नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी कक्षा में भी आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष भी हो जाओगे, क्योंकि वे यहाँ पर शिक्षा प्रणाली की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि परीक्षकों सिर्फ रटी रटाई चीज़ों के ही नंबर देते हैं। इसीलिए हो सकता है कि तुम कल को मेरी जमात में ही आ जाओ, अर्थात जैसे छोटे भाई समझ रहे थे कि हो सकता है कि मैं अगले साल बड़े भाई साहब की कक्षा में ही आ जाऊं, उसी तरह से ही बड़े भाई साहब ने भी कहा कि हो सकता है कि तुम अगले साल मेरी कक्षा में ही आ जाओ और अगले साल 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता, अर्थात मैं तुमसे हमेशा 5 साल बड़ा ही रहूँगा। मुझे इस दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डीफिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। कहीं हम किताबें सोचकर पढ़ते रहें कि हम इन्हीं से ही समझदार बन जाएंगे, लेकिन अगर हम दुनिया नहीं देखेंगे तब तक भी हमें समझ नहीं आएगी। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले तो भी
अम्मा और दादा को हम समझने और सुधरने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसीलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, और रहेगा क्योंकि वे हमसे बहुत बड़े हैं, उन्होंने हमसे कहीं अधिक दुनिया देखी है। अमेरिका में जिस तरह की राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना भी मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है, अर्थात बहुत अधिक है। दैव ना करे, अर्थात भगवान ना करे कि अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अभिप्राय है कि तुम घबरा जाओगे। दादा को तार देने के अलावा अर्थात पत्र देकर ही तुम उन्हें कहोगे कि अब मैं क्या करूं, अर्थात तुम्हें इसके अलावा और कुछ भी नहीं सूझेगा। लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादा होंगे तो वे किसी को तार ना देंगे, ना ही घबराएंगे, ना ही बदहवास होंगे। वह पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। वे कोशिश करेंगे कि कुछ घरेलू उपचार से वे मुझे ठीक कर सकें, लेकिन उसमें भी अगर वे सफल ना हुए तब वह किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा हमें पैसे भेजते हैं वो तो हम 20-22 तारीख तक ही सब खर्च कर डालते हैं, और फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं, अर्थात हमारे पास खर्चा करने के लिए अर्थात ज़रूरी कामों के लिए भी पैसे नहीं बचते। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। अब 21 तारीख तक अगर पैसे ख़त्म हो गए हैं तो हम कई बार नाश्ता भी छोड़ देते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया था, तो उन्होंने अभी वे हमें खर्च करने के लिए अधिक पैसे ही दिए हुए हैं। और कुटुंब का भी पालन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, यहाँ के एमए ही नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं, अर्थात उन्होंने एमए यहाँ से नहीं की, ऑक्सफोर्ड से की है। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम अभी भी कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई क्योंकि वे घर नहीं संभाल पा रहे हैं। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, तब भी उनका खर्च पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार बने रहते थे। जब से उनकी माताजी ने घर का खर्च संभाला है अर्थात प्रबंध संभाला है, उनके घर में जैसे लक्ष्मी जी आ गई हैं। तो भाई जान लो, यह गरूर अर्थात अभिमान दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे, अर्थात मैं तुम्हें कभी भी बेराह नहीं होने दूंगा, अर्थात भटकने नहीं दूंगा। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर भी इसका प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह बातें जहर लग रही होंगी, अर्थात बहुत कड़वी लग रही होंगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। उन्होंने जब मुझे दोबारा से समझाया तो अब मैं उनको नतमस्तक हो गया, अर्थात मैं उनको मन से ही प्रणाम करने लगा कि मैं समझ गया कि मैं तो अभी उनसे बहुत छोटा हूँ। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ, और भाई साहब के प्रति मेरे मन में और श्रद्धा उत्पन्न हुई कि अपने कम अंक आने के बाद भी वे मुझसे ईर्ष्या या द्वेष नहीं रख रहे। वे अभी भी यही चाह रहे हैं कि मैं अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करूं और भी मेहनत करूं। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है। मैंने भी अपने छोटे भाई का फर्ज निभाते हुए कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे जैसे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकोए उड़ाने से मना नहीं कर रहा, मेरा भी मन करता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूंगा, अर्थात मैं खुद ही समय व्यर्थ करता रहूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा, अर्थात तुम्हें अच्छी राह कैसे दिखाऊंगा। यह कर्तव्य भी तो मेरे सर है, अर्थात मैं ही बड़ा हूँ तो मुझे ही समझाना पड़ेगा कि क्या गलत है और क्या सही। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकुआ मेरे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी।
लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। यहाँ से पता चलता है कि भाई साहब को भी खेलना पसंद है। उन्होंने लिखा कि मेरा भी जी ललचाता है। इससे क्या पता चलता है कि उनका भी खेलने का मन करता है। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने दिखाया जा रहा है जो 2026 में आया है। वह प्रश्न था कि बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था। जबकि ये प्रश्न देखकर कई बारी हम घबरा जाते हैं कि हमने बड़े भाई के स्वभाव के बारे में क्या पढ़ा है, लेकिन बड़े भाई के स्वभाव के बारे में हमने यह जाना है कि वह गंभीर और अनुशासित है और वे हमेशा से ही पढ़ाई में लगे रहते हैं। छोटे भाई का स्वभाव कैसा था, क्योंकि हमें कई बारी इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन आ जाता है कि बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब के स्वभाव में क्या अंतर था। जबकि छोटे भाई साहब हमने अभी प्रश्न में पढ़ा है और हमने पूरा पाठ पढ़ा है और उसमें हमने पढ़ा कि वह चंचल हैं, उन्हें खेलना पसंद है, उन्हें मस्ती करना पसंद है। बड़े भाई साहब हमेशा क्या संदेश देते थे, वे चाहते थे कि उनके छोटे भाई को परिश्रम करना चाहिए और खेलने के साथ साथ अनुशासन का महत्व भी समझना चाहिए। वे पाठ की अंतिम लाइनों में कहते हैं कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से मना नहीं करता। इसका अभिप्राय यह है कि वे उससे खेलने से मना नहीं कर रहे, लेकिन अनुशासन में रहकर अर्थात समय के अनुसार खेलने को कह रहे हैं। और छोटे भाई का संदेश क्या है, इसमें छोटे भाई का संदेश ये है कि उससे जीवन में संतुलन जरूरी है। वे कहना चाह रहे हैं कि हमें जीवन में संतुलन रहना चाहिए, अर्थात हमें सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ समय खेलने में भी व्यतीत करना चाहिए। और इसमें जो प्रश्न उत्तर में जो एक त्रुटि हो जाती है सभी बच्चों से, वह यह है कि यह चाहे प्रेमचंद्र की आत्मकथा है, प्रेमचंद जी ने लिखी है, प्रेमचंद जी ने बताया है कि यहाँ पर मैं ही छोटा भाई हूँ, लेकिन वह हमें प्रश्न उत्तर में नहीं लिखना है। अगर प्रश्न उत्तर में हमें छोटे भाई को प्रेमचंद ना कहकर हमें छोटा भाई ही संबोधित करना है, अन्यथा हमारे मार्क्स कट सकते हैं। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।